हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सोनाली, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून तान्या, कोमल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारी। आज है डे 120। आज के क्वेश्चंस भी होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में सबने अपना स्कोर ज़रूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। हार्ने गुड आफ्टरनून, जशनप्रीत गुड आफ्टरनून। आवाज़ रिपीट हो रही है क्या? वेट। हाँ जी, आंसर फर्स्ट का बी कह रहे हैं बच्चे। A mother take away his son's favorite toy when he misbehave. Her action is an example of. मैम कल वाली क्लास नहीं मिली यूट्यूब पर। अच्छा, कल वाली क्लास नहीं मिली क्या? अभी इकट्ठे आ जाएंगे दोनों, ठीक है। एक सेकेंड, आवाज़ रिपीट हो रही है। आवाज़ रिपीट हो रही है, चेक करना। एक सेकेंड, आवाज़ रिपीट। स्टूडेंट सिर्फ 2 मिनट रुको, सिर्फ 2 मिनट। हाँ जी, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताना, आवाज़ रिपीट तो नहीं हो रही? अब सही है ना? ठीक है। यूट्यूब क्लास भी चेक कर लो, अपलोड हो गई है। ठीक है, चलो फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं बच्चे बी, नेगेटिव। बिल्कुल। क्या कोई बता सकता है नेगेटिव कैसे है? ये नेगेटिव पनिशमेंट कैसे है? नेगेटिव पनिशमेंट कैसे है इसका आंसर? क्योंकि यहाँ पर मदर ने उसका फेवरेट टॉय छीन लिया उससे, है ना। यहाँ से मदर ने उसका फेवरेट टॉय छीन लिया क्योंकि वो मिसबिहेव कर रहा था। अब मदर क्या चाहती है कि वो ऐसा बिहेव ना करे, यानी कि जो बिहेवियर है जो बच्चा कर रहा है, इस बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए ऐसा बिहेवियर करने की। मिसबिहेव ना करे बच्चा, है ना। हम व्यवहार को घटोना चाहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट में हमने पढ़ा हमेशा यही होता है कि क्या करते हैं, हम एक लर्निंग सिचुएशन से दूर कर लेंगे, या कुछ अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, मतलब कुछ ऐसी चीज़, हाँ, टेकिंग अवे समथिंग, ठीक है, हटा लिया जाएगा उसको, ठीक है। जैसे मॉक टेस्ट अगर आपने दिया, आपने सैटरडे को, अगर 75 से कम मार्क्स आए तो क्या होने वाला है बताओ? हाँ, 7 दिन तक एंट्री नहीं मिलनी, ये भी एक नेगेटिव पनिशमेंट है। हाँ बिल्कुल, कोई चीज़ छीन लेना, ये भी एक नेगेटिव पनिशमेंट में आएगा। मैं अगर उसको कहूँ कि आपको मैंने अगर ये कहा कि रिपीट करो, मैंने अगर ऐसा कहा कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार लिखो कॉपी पे, ये भी पनिशमेंट है, पर ये पॉजिटिव होगी कि मैं अपनी तरफ से कुछ दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ छीना जा रहा है, कुछ हटाई जा रही है, वो नेगेटिव होगा। सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ठीक है। मतलब किसी अपॉर्चुनिटी से हम दूर कर देते हैं बच्चे को, ठीक है। जैसे अभी आपका मॉक टेस्ट होगा सैटरडे को,
और आपके 75 से कम मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपको हम 7 दिन तक एंट्री ही नहीं देने वाले हैं, है ना, हटा लिया ना आपको किसी चीज़ से, ये भी एक नेगेटिव पनिशमेंट होएगी, ठीक है। और अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा बिहेवियर क्या करने की बात होती है, यहाँ पर इंक्रीज़ करने की बात होती है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमेशा क्या होता है, बताओ मुझे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि ऐसा व्यवहार, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ करनी है हमें, कि बच्चा, हम कह रहे हैं कि अच्छा करे काम, ये हाँ और अच्छा करे, है ना, हम देख रहे हैं कि बच्चा काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो हम कह रहे हैं और अच्छे से करे, तो मैं उसको रीइंफोर्स कर रही हूँ, पूर्ण बल प्रदान कर रही हूँ उसको, और कर बच्चा अच्छे से, उसकी तारीफ़ करूँगी मैं, उसको टॉफ़ी दे दी, उसको चॉकलेट दे दी, ठीक है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रही हूँ मैं उसको, ठीक है। पर अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन सामने आ जाए जो आपको बाधा दे रही है, ठीक है, कोई ऐसा अनप्लेजेंट स्टिमुलस, एक ऐसा उत्तेजना, उसको हमें हटाना पड़ सकता है जो आपकी लर्निंग में रुकावट डाल रही हो, है ना, जैसे आप इस क्लास में बैठे हो और पंखे की आवाज़ आ रही है इतनी तेज इतनी तेज, तो मैं इस पंखे को बंद कर दूंगी ताकि आप पढ़ लो, आपका बिहेवियर इंक्रीज हो, ये नेगेटिवली हो गया रीइंफोर्स करना, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे आएगा, ठीक है। राजी, हमें तो बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, समझ में आ गई बात, पर स्किनर का कंसेप्ट है ये, स्किनर ने बात करी है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रैट और पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है, रैट और पिजन पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की है कि बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हम बिहेवियर को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बिहेवियर को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये जो इन्होंने जानवरों पे उपयोग करे हैं, ये समझ में आ रही है बात, पर हम एग्जांपल्स ऐसे सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इन्होंने रैट पे जो एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे रैट है, उन्होंने जो अपना बॉक्स बनाया था, आपने शायद पढ़ा हो स्किनर की थ्योरी तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, जो वो बॉक्स बनाया था वो इस तरह से था कि नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाई हुई थी, और इलेक्ट्रिक ग्रिड क्यों लगाई हुई थी, ताकि जो चूहा है उसको करंट मिले, और क्यों क्यों सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं ताकि वो सही बिहेवियर करे, समझ में आ रहा है, मोटिव तो नेगेटिव नाम से आपको लग रहा है पर मोटिव तो यही है ना, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि उस बिहेवियर की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होने की, है ना, वो व्यवहार और करे और अच्छे से काम करे, तो हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट तो एक अच्छा कंसेप्ट है ना। पनिशमेंट नाम नेगेटिव लग रहा है, बेशक हम नेगेटिव पनिशमेंट भी लिख रहे हैं, पर मोटिव क्या है हमारा कि बच्चा उस बिहेवियर को ना करे, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल बच्चों के वैसे आपको दे रहे हैं ना, पर रैट और पिजन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो रैट है वो उसको जब करंट लग रहा था तो वो गलत रिस्पॉन्स कर रहा था, 2 बजर थे ना, एक रेड था और एक ग्रीन लाइट थी, ठीक है, चूहा यहाँ बॉक्स पे है, अगर वो गलत बजर ऑन करता था ना, समझ में आ रही है, ग्रीन वाला रेड वाला कर रहा है बजर ऑन, तो उसको करंट लग रहा था, ऐसा क्यों कर रहे थे, उसने ये जो पनिशमेंट दी स्किनर ने, वो कह रहे देखो पनिशमेंट जब मैं दे रहा हूँ ना तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो रही है ये बिहेवियर करने की, अब वो बार बार गलत बजर ऑन नहीं करेगा, ठीक है। जब सही बजर ऑन कर रहा था तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रही है, क्या रिजल्ट आ रहा था कि उसको सामने से खाने की ट्रे आ रही है, समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि वो जो सही रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स करना है ना एक्टिवली, देखो, तो वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस पर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब हम स्किनर की बात कर रहे हैं ना, ABC पे बेस हम कह सकते हैं इसको, वैसे तो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, और कुछ भी नहीं है, है ना, जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है। SR अप्रोच का यूज़ होता है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड लर्निंग में, है ना, बेस यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, पर यहाँ पर ABC मॉडल की बात हो रही है, ठीक है, एंटीसीडोट, ठीक है, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस, स्किनर की अगर हम बात करें, ठीक है। बिहेवियर क्या है, एक तरह का रिस्पॉन्स था जो रैट कर रहा था, एंटीसीडोट का क्या मतलब है, जो पहले की कंडीशन है, जो बिहेवियर करने का मौका दे रही है, रिस्पॉन्स करने का मौका प्रदान कर रही है, ठीक है। और C क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रही थी रैट के सामने, अगर वो सही बजर ऑन कर रहा था तो क्या हो रहा था, बताओ मुझे, सही बजर ऑन कर रहा था तो खाना आ रहा था उसको, एक वो मोटिवेट हो रहा है, और है ना, वो रिस्पॉन्स करने की पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी उसकी, सही, हाँ भाई यही बजर मैं ऑन करूंगा क्योंकि यही बजर ऑन कर रहा हूँ तो खाना आ रहा है। गलत बजर ऑन कर रहा था तो उसको नीचे से करंट मिल रहा था, इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई थी, क्यों दी गई ये पनिशमेंट, ताकि वो गलत रिस्पॉन्स ना करे, समझ में आ रही है बात है नहीं, तो बिहेवियर डिक्रीज करवाने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, यहाँ से हमने ये कंसेप्ट निकाला, बात आ रही है समझे नहीं, प्रियंका बताओ मुझे, बात आई समझ, बात आई है नहीं समझ, ABC अप्रोच का भी यहाँ पर यूज होता है वैसे स्किनर में, बात आ रही है समझे नहीं, प्रियंका बताइए अब मुझे, ठीक है, बिहेवियर डिक्रीज करना चाहते हैं हम, तो फर्स्ट का आंसर आएगा B ऑप्शन।
रिप्लाई करो मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ना समझ? ओके। सेकंड, द वर्क लर्न इन वन सिचुएशन व्हेन इट हेल्प्स और हिंडर्स इन अनदर सिचुएशन। एक स्थिति ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ स्थिति ਵਿੱਚ मदद करता है या रुकावट पाता है। आपने कोई भी लर्निंग कर ली, आपने कोई भी चीज़ सीख ली, अब आप नई चीज़ सीखने के लिए जा रहे हो और उसमें या तो आपको रुकावट पैदा हो रही है क्योंकि जो अपने पुराना ज्ञान सीखा उससे, या फिर आपको क्या हो सकती है सहायता मिल रही है। दोनों ही चीज़ों को क्या कहा जाता है ये बताओ मुझे। होता तो यही है ना, ठीक है। आपने कभी कोई गलत चीज़ सीख ली है, मतलब मान लो आपने गलत ही सीखा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई चीज़ गलत सीख ली हो, तो अब आप आओगे यहाँ पर, आपको तो पता ही नहीं, आपको तो आज तक ये पता था कि आप सब आप आज तक पैवलव की थ्योरी को ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग मान रहे थे या नहीं? बताओ मुझे, कौन कौन कहता है कि पैवलव की थ्योरी है वो एसआर लर्निंग है? बताओ किसने कहा है पैवलव की जो थ्योरी है वो एसआर के अप्रोच पे बेस्ड है? अब ये चीज़ आपने सीखी थी, अब मैंने कराई आपको पैवलव की थ्योरी, मैंने कहा यहाँ पर बस जोर है एसोसिएशन की बात हो रही है, मैंने आपको ये सिखाया, समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या हुआ, जो चीज़ आपने गलत पहले सीख ली है, समझ में आ रही है बात या नहीं? यहाँ पर ट्रांसफर ही हो रहा है ना, पर दो तरह से हो सकता है। एक, पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर रहा है, ठीक है जी। मतलब आपको क्या है जी, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन आपको सीखनी है, ठीक है, समझ लो, बोर्ड मास रूल करना है। अब यहाँ पर आपको बोर्ड मास के लिए आपको प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आता है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ ये भी लर्निंग का, ठीक है। वैसे ये एक सब्जेक्ट वाइज है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, पर जब भी कुछ भी आपने बस जो चीज़ पहले सीखी है और नई सीखने में आपको हेल्प मिल रही है ना। आप हमेशा एग्जांपल पढ़ते हो कि टू व्हीलर आपने बैलेंस बनाना तो सीखा ही है, अब आप नई चीज़ सीख रहे हो, स्कूटी सीखने में आपको हेल्प होगी अगर आपको साइकिल आती है। ये पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ लर्निंग का। नेगेटिव कैसे हुआ, मैंने जैसे अभी आपको बताया, आपने पहले पैवलव की थ्योरी पढ़ रखी है, अब आपको क्या आगे दिक्कत आ गई यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आपने थोड़े गलत तरीके से पढ़ी थी उसको, तो ये भी तो नेगेटिव ही हुआ ना ट्रांसफर लर्निंग का। अब आपको ठीक करना पड़ेगा फिर उसको, है ना। ट्रांसफर गलत हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो, रुकावट पैदा कर रहा है पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान को, समझ में आ रही है बात। जब रुकावट की बात आएगी तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा लर्निंग का। अब जैसे इंडिया के ड्राइविंग रूल्स देखो जी, ठीक है ना, वो अलग हैं। फॉरेन में अगर हम कनाडा या अमेरिका साइड बात करें तो वहाँ के ट्रैफिक रूल्स अलग हैं, ड्राइविंग रूल्स अलग हैं। अब जैसे इंडिया के सीखा है तो उसको पहले उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी फ़र्क हो गया। राइट साइड गाड़ी चलाते हैं, वहाँ लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर, समझ रहे हो, इसमें भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है ये नेगेटिव, क्योंकि नया सीख रहे हो अब जब, तो आपको रुकावट आ रही है, ठीक है। हाँ जी, कार स्टीयरिंग बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स तक में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, पैवलव की थ्योरी एसआर है, ये कौन कहता है? गलत है ये बात, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था, है ना। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो एसआर अप्रोच के ऊपर बेस्ड। एसआर एक अप्रोच है जिसको थॉर्नडाइक ने यूज़ किया, एक बेसिक बात है जो जिसको थॉर्नडाइक ने भी यूज़ किया। और थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे तो स्किनर की थ्योरी भी है, हालांकि वो एबीसी अप्रोच भी वहाँ पर यूज़ हो रही है, पर एसआर तो बेस है उसका भी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। आपको ऐसे नहीं देखना स्टिमुलस पहले आता है रिस्पॉन्स बाद में आता है, वहाँ उसको एसआर एक अप्रोच है, ठीक है। पैवलव की थ्योरी में तो एसएस एसोसिएशन का जोर है, क्योंकि जब हम पैवलव की थ्योरी पढ़ते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हो रहा होता है बताओ मुझे। फूड है वो क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस ही ना। बेल क्या है, वो भी स्टिमुलस है। दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन नहीं हो रहा पैवलव की थ्योरी में, तो आप एसआर नहीं बोलोगे, एसएस एसोसिएशन है वो पैवलव की थ्योरी, समझ रहे हो बात को। किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा तो मैंने कहा मैं बता दूं, पैवलव की थ्योरी एसएस एसोसिएशन पे बेस है, एसआर नहीं है। आप ये मत सोचो कि पहले स्टिमुलस है सामने फिर डॉग रिस्पॉन्स कर रहा है, एसआर नहीं, एसएस एसोसिएशन है। स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में संबंध पे जहाँ वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है, दो स्टिमुलस के बीच में संबंध है, दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन करवाया गया है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। बात आ रही है समझ? हाँ जी, क्योंकि दोनों ही तो स्टिमुलस हैं। बेल पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, बाद में कंडीशनल स्टिमुलस बन जाएगी, पर है तो स्टिमुलस ही ना। क्या इन दोनों को पेयरिंग कर रहे हैं बार बार, तभी तो वो बेल है वो कंडीशनल स्टिमुलस बन रही है। अरे पैवलव का डॉग तो पैसिव है, वो जो सलाइवा उसको रिस्पॉन्स आ रहा है वो इतना मैटर थोड़ा ना कर रहा है, वो तो पैसिव है ना। वही तो बता रहे हैं, मेन क्या है कि ऐसे एसोसिएशन हुई यहाँ पर, तभी तो वो जो बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस से कंडीशनल स्टिमुलस बन गई,
ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी में ऐसा अप्रोच का यूज़ हो रहा है। और आगे थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट को बेस माना ऑपरेंट कंडीशनिंग, वही बात आ गई, वही तो बेस बना उसका। ठीक है, और एक्स्ट्रा बात और हुई ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि एंटीसीडोट और बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस की वहाँ पर बात होती है। चूहे क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है, वो जो रिस्पॉन्स कर रहा है ग्रीन बजर और रेड बजर को, उससे पहले की जो उसकी सिचुएशन है वो ए हो गया। बी बिहेवियर यानी कि रिस्पॉन्स, जो चूहा एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर उसके बाद जो उसको कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिली, उसने रिस्पॉन्स किया ग्रीन बजर, आ गया खाना, ये उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है, वो उसका रिजल्ट है। अब वो रिस्पॉन्स दोबारा करेगा, अच्छा होगा, वो बिहेवियर इंक्रीज हुआ। अच्छा जी, अब सेकंड मैंने बताया बी बिहेवियर यहाँ पर रिस्पॉन्स हुआ। अब गलत बजर ऑन करा, करंट लगा, मैं नहीं करता ऑन, ठीक है, बिहेवियर डिक्रीज होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, और पैवलव एसएस। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड का सी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? मैम 1 डे पैवलव थ्योरी करवा दो, कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, कर लेंगे। मैंने वैसे यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू करवा ही दी थी, मैंने क्वेश्चंस में एक बार करवाई हुई है, आप मेरी पुरानी क्लासेस लगा के देखना, नहीं तो मैं करा दूंगी। व्हेन द वर्क लर्नड इन वन सिचुएशन इंटरप्ट द अदर सिचुएशन, व्हाट इज इट कॉल्ड? आपका एक सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में बाधा पैदा कर रहा है। ਜਦੋਂ एक स्थिति विच सीखिया गया काम दूजी स्थिति विच विघन पाउंदा है, रुकावट पैदा करता है, तो उसनों की किया जाता है? जल्दी दसो। बी नेगेटिव ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात। जीरो ट्रांसफर कब होगा? जब आपने कोई चीज़ पहले सीखी और नई चीज़ सीखने में क्या है जी, कुछ रुकावट, कुछ ना रुकावट है ना तो वो हेल्प कर रहा है ना। आप अभी साइकोलॉजी की क्लास लगा रहे हो, शाम को आप म्यूजिक क्लास में जाते हो, ठीक है, आप स्वेटर बुन रहे हो, हाँ, तो ये क्या कहोगे, अरे यार साइकोलॉजी की क्लास अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं स्वेटर नहीं बुन पा रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी में मुझे पैवलव का चैप्टर नहीं आता ना, इसलिए आज मैं म्यूजिक नहीं सीख पाई। कोई मतलब ही नहीं है, ये तो जीरो ट्रांसफर है। ठीक है, इसका उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, जीरो ट्रांसफर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर बाधा आ रही है, इसीलिए। फोर्थ, learner is capable associate with any other situation to which he is sensitive. This statement shows which law of Thorndike? किसी भी होर स्थिति नाल जोड़न ते सम्मत है जिस प्रति ओ संवेदनशील है। समझ रहे हो? एसोसिएट की यहाँ पर बात हो रही है, यहीं से पता लग जाना चाहिए। हाँ जी, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। ठीक है, लॉ ऑफ प्रिपोटेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, नन ऑफ द अबव। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, हाँ जी, सी आंसर आएगा इसका। अच्छा, थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक ने जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में उन्होंने ये जो लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग है थोड़ा थोड़ा पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग से भी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने ना जैसे कैट के ऊपर, कैट को ये करा, जैसे कैट के सामने फिश का टुकड़ा उन्होंने रखा ऐसे सामने और कहा एसोसिएट, मतलब स्टिमुलस को रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दिया गया एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस में। इस लॉ में क्या होता है, रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दिया जाता है एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर, एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना पर। ठीक है, अब कैट है वो ऐसे सामने खाना लटका रखा है, ठीक है जी, और उसको कह रहे हैं स्टैंड अप स्टैंड अप, तो वो स्टैंड अप हो रही है, खड़ी हो रही है, उसके बाद हटा लिया जाता है फिश के टुकड़े को, फिर भी कैट अब वो सीधा ऐसे ही बोलता है, थॉर्नडाइक स्टैंड अप होना सीख जाती है, यानी कि रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दिया जाता है। हम भी कभी कभी इसका यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, एसोसिएट करके हम सीखते हैं चीज़ों को, एक चीज़ को सीखने के लिए दूसरी स्टिमुलस का सहारा हम भी लेते हैं। हाँ जी, पूजा, गुड आफ्टरनून, सही बता रहे हो। ठीक है, प्रेपोटेंसी लॉ हमारा क्या कहता है, बताना ज़रा। प्रेपोटेंसी लॉ क्या कहता है कि हम जब एक लर्निंग सिचुएशन की अगर हम बात करें, हम जो मेन चीज़ें हैं, जो महत्व चीज़ें हैं, हम उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जो एक टीचर आपको क्लास में बता रही है तो आप बस उस चीज़ों पे ही ध्यान दे रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको आप इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ हो गई है हमारी। मल्टीपल रिस्पॉन्स आपको पता ही है कि जब तक आप सही करेक्ट रिस्पॉन्स कर नहीं लेते तब तक आप क्या करते हो, मल्टीपल रिस्पॉन्स। एक एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग अ सिटी एंड एन आर्टिस्ट वर्किंग ऑन एन इंट्रिकेट ड्राइंग वुड रिक्वायर हाई। एक शहर ਨੂੰ डिजाइन करने वाले एक आर्किटेक्ट ते एक आर्किटेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, आर्किटेक्ट।
ठीक है, एक शहर को डिज़ाइन करना है जी, आर्किटेक्ट की यूज़ होएगी, बताओ उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होएगी। गुंझलदार ड्राइंग ते कम करन वाले एक कलाकार नूं किस इंटेलिजेंस दी जरूरत होएगी, दसो। फिफ्थ का ये कह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। देखो कैसे वो विजुलाइज करेगा। आर्किटेक्ट एक रूम में एंटर है, अभी सिटी छोड़ो, आगे मान लो एक रूम में उसको डिज़ाइन करना है, कुछ आती बता रहा है यहाँ पर झूमर लगेगा, यहाँ पर पर्दे लगेंगे, विजुलाइज। अभी कमरे में चीज़ें पड़ी भी नहीं, उसने पहले से विजुलाइज करना सीख लिया है ना। स्थानिक नॉलेज, ठीक है, ये भी एक इंटेलिजेंस ही होती है। लिंग्विस्टिक होता है कि भाषा के ऊपर, जैसे वकील लोग होते हैं ना, अलग अलग लैंग्वेज की कितनी अच्छी नॉलेज होती है, उनको पता होता है शब्दों को कहाँ पर अच्छे से यूज़ करना है ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर। सत श्री अकाल हरजिंदर जी, सत श्री अकाल। ठीक है, म्यूजिकल जैसे अरिजीत सिंह हो गए है ना, सुर ताल रिदम उनको बड़े अच्छे से पकड़ लेते हैं वो। इंट्रापर्सनल, जो अपने फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को सेल्फ अवेयर होते हैं ये लोग, जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होएगी। ठीक है, और देखा जाता है कि जिनके अंदर इंट्रा और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं उनके इमोशनली भी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंट्रा और इंटर दोनों हो तो, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के ही पार्ट है ये कहीं ना कहीं, इंट्रा और इंटर। एक बार क्वेश्चन आया था गार्डनर का कि इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस गार्डनर ने नहीं दी है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं दी थी, यही ऑप्शन ऑफ स्पेशल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल और इमोशनल। तो इमोशनली हम टिक करेंगे, बट इमोशनल को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया इन्होंने जो इंट्रा और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर दी ना, ये दोनों इमोशनल इंटेलिजेंस से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप दूसरों के इमोशंस, दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टेबल हो, जिनके अंदर इंटर और इंट्रा दोनों हो। समझ पे आ रहे हो बात को? ठीक है, वैसे अलग से नहीं इन्होंने बोला। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है ना? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर आर इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी, इंटर मतलब दूसरा, हाँ जी, इंट्रा मतलब स्वयं, खुद। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो दूसरों को, और ये बहुत देखो, ये इंटेलिजेंस अगर जिसके अंदर है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर, तो दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की है ना, उनके अंदर एम्पैथी होती है, वो दूसरों को अपनी जगह रख कर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है लोगों के अंदर, जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर इंपॉर्टेंट है, क्यों? एनसीएफ 2005 बताओ मुझे पहले तो, एनसीएफ 2005 कब आया था? आफ्टर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बाद आया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन से थे? अध्यक्ष कौन है एनसीएफ 2005 के? यशपाल। ठीक है, और उनके साथ 35 मेंबर्स और भी थे, जिन्होंने मिलकर ये करिकुलम की बात करी कि क्या क्या शिक्षा में सुधार आने चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ जी, एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, सही बता रहे हो, हाँ जी, 1986 के बाद। बताओ जी, इंपॉर्टेंट क्यों है एरर्स? बच्चे कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, आर एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ पास और फेल। नहीं 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 नहीं, ऐसा आंसर तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा कि एरर आ रहे हैं तो इसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो? क्लासीफाई कर रहे हो, हाँ ये स्टूडेंट पास हो गए, ये फेल हो गए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। प्रोवाइड अ वे ऑफ टीचर टू स्कॉल्ड द चिल्ड्रन। हाँ, एक ना मौका मिल गया बच्चों को, टीचर्स को डांटने का। एरर आ गई, गलती आ गई, अब देखते को मैं पीटती हूँ, है ना? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। बच्चे दी सोच बारे समझ प्रदान करें ते हल पहचान विच मदद करें। एरर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं बच्चे को, बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आई है, उसको हम सही कर सकें। अच्छा, मुझे नहीं पता, 3:30 बजे होती है क्लास, मुझे तो आज पता चला। कोई बात नहीं, 3:30 तक ये भी हो जाती है। कल से थोड़ी और जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, 2:45 से 3:30 होएगी, 5 मिनट लेट भी एंटर कर लोगे, कोई बात नहीं। 3:30 तक ही हम लिया करेंगे क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं। 3:30, 3:35 तक चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, 5 मिनट में कुछ नहीं होता। प्रोवाइड एन इंसाइट, ये हो गया। प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास। हमें एक एरर आ गए बच्चे के, तो हमें एक मौका मिल गया क्लास से निकाल देने का उनको को। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। हमें बच्चे की थिंकिंग का पता चल रहा है कि बच्चे के एरर आ रहे हैं, हमें ये पता लग रहा है कि अच्छा ये गलती रहेगी बच्चे के अंदर, यानी कि उसका इस टॉपिक को लेकर जो बेस है वो थोड़ा वीक रह गया है ना, तो हम उनमें सुधार की आवश्यकता है उसको, तो हमें पता चलेगा, हमें खुद फीडबैक मिलेगी।
याद रखना, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चा फेल नहीं होता, पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, एरर आए हैं अगर बच्चे की गलती कभी भी नहीं होने वाली है। मेन बात ये है कि बच्चा कभी गलत नहीं है बस। ठीक है, अगर वो फेल भी हो रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? नहीं? चलो 7th, अरे एक सेकेंड, हाँ जी ये बताओ, क्लास अपलोड हो गई ना मेरी? हाँ जी 6th का सी आंसर सही दिया। हेलो, स्क्रीन नहीं आती जा रही है, नहीं आती कुछ नहीं आ रहा है। हाँ जी प्रियंका, कर रहे हैं ठीक बस। हाँ जी 6 का आंसर ठीक बताया। 7th करो। इन गैने हेरारिकल थ्योरी रूल लर्निंग कम्स जस्ट बिफोर। रूल लर्निंग किसके बाद आती है? जल्दी बताओ। वो स्टेप्स याद है या नहीं? कल भी मैंने रिवाइज कराया था। जल्दी बताओ। रूल लर्निंग कम्स जस्ट बिफोर। याद है या नहीं? SSCVDCORPS याद है या नहीं? सबसे पहले हमने बात की थी सिग्नल लर्निंग, SR लर्निंग, जिसकी बात हॉर्नडाइक और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम करते हैं। हाँ जी, CH मतलब चेनिंग। बताओ जल्दी इसका आंसर। सेवंथ का बच्चे बी आंसर कह रहे हैं। बी से वर्बल एसोसिएशन, डी से मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन करना आप सीख गए हो। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी तो रूल बनाओगे, फिर रूल बनाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? रूल लर्निंग कम्स जस्ट बिफोर। रूल लर्निंग किससे पहले आती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आती है रूल लर्निंग। उल्टा पढ़ा है क्या क्वेश्चन आपने? कंसेप्ट, अच्छा चलो ये बताओ, ए आंसर आएगा बी आएगा? बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज हो रहे हो? बटिंडा, हाँ जी बिफोर आएगा। अच्छा बिफोर है ना, मैं कह रही हूँ रूल लर्निंग कम्स, रूल लर्निंग आती है जस्ट बिफोर। किससे पहले आती है? कंसेप्ट के बाद रूल लर्निंग आती है, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आती है ना? देखो कंसेप्ट क्लियर होएगा आपका, किसी भी टॉपिक को लेकर कंसेप्ट क्लियर है, आपने एक रूल बना दिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स का बन गया। आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब की अच्छे से नॉलेज थी तभी बनाया, नहीं ये फॉर्मूला जिसने बनाया तो उसके अंदर उसको कंसेप्ट क्लियर थे सारे तभी बनाए। समझ में आ रही है बात? कंसेप्ट क्लियर होगा तभी रूल बनेगा, फिर रूल बना तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी निकाल पा रहे हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे लास्ट में आता है। अब बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। अब बताओ बच्चे, ए आंसर आएगा या बी?
सी और डी तो नहीं आएगा, ये तो पता ही है। ए आएगा या बी, ये बता दो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले और कंसेप्ट के बाद आती है, ठीक है ना, इस स्टेप से आप देख सकते हो। नेक्स्ट बताओ, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है वो एक सेकेंडरी लॉ है, ये पता है ना, क्योंकि प्राइमरी लॉ कौन से थे हमारे, जल्दी बताओ प्राइमरी लॉ कौन से हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, आप लर्निंग के लिए रेडी भी हो या नहीं, हाँ आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो लर्निंग के लिए या नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, देन लॉ ऑफ इफेक्ट, किसी भी काम को करने का परिणाम अगर अच्छा निकला है तो उसका बिहेवियर, वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी दोबारा करने की, परिणाम अगर बिहेवियर क्या है, इफेक्ट प्रभाव अगर अच्छा है, नहीं है तो उस बिहेवियर की पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। पर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है हमारा, एक सेकेंडरी लॉ है, बताओ। ये मुख्य नियम है, ये तो बहुत ज़रूरी नियम है, वो गौण नियम है कि हाँ कैट बार बार रिस्पॉन्स कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, कब तक कर रही है, जब तक ये करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं हो जाता, ये बात है यहाँ पर। तो लर्नर रिस्पॉन्ड ओनली वंस टू अ सिचुएशन, नहीं जी, मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात है यहाँ पर। अ लर्नर ट्राई सेवरल रिस्पॉन्सेज बिफोर फाइंडिंग द करेक्ट वन। लर्नर अकर्स थ्रू इमिटेशन की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है कि आप नकल करके सीखते हो। लर्नर हैपन ओनली व्हेन रीइंफोर्स, जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, आपको बल प्रदान किया जाएगा, आप तभी सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है इस लॉ में। ये तो कहता है कि आप बार बार कर रहे हो प्रैक्टिस, जब तक आप करेक्ट वन नहीं कर देते। आंसर आएगा बी। सबको पता है इसका आंसर, मुझे एक मैं सॉरी मुझे आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। प्रपोज द हायरार्की ऑफ लर्निंग टाइप्स, हायरार्की किसने दी है लर्निंग की, थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लॉज दिए हैं, पर हायरार्की तो नहीं दी कोई, ये तो नहीं कहा कि भी आपको सरल से लेकर जटिलता की तरफ जाना है ना। हायरार्की किसने दी है, गैने ने दी है, रॉबर्ट गैने ने। स्किनर ने तो कोई बात ही नहीं करी है, और थॉर्नडाइक ऑप्शन में है नहीं जो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैने की हायरार्किकल मॉडल। याद रखना, दोबारा बता देती हूँ, 5 लर्निंग आउटकम की बात की थी इन्होंने, 5 तरह के लर्निंग आउटकम की बात इन्होंने करी है, ठीक है। 9 इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन दिए इन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, और 8 हायरार्किकल मॉडल जो इनका है, हायरार्की जो इन्होंने दी है लर्निंग की, 8 टाइप्स, 8 लेवल बताए हैं, ठीक है। याद रखना, कंडीशंस भी दी हैं इन्होंने लर्निंग की, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस की भी इन्होंने बात की है। समझ में आ रही है बात, आगे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज, नोट कौन सा पार्ट नहीं है, प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताना है, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 में कौन सा नहीं बताया, प्राइमरी की बात बताओ। आप जो सिमेट्री है ना, चाहे आप नंबर्स ABC भी करा रहे हो तो आप ये सिमेट्री के कंसेप्ट बताने स्टार्ट कर दोगे, फिर भी डेसिमल्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जी, है ना। 5th क्लास तक के बच्चों को भी तो हम करा ही देते हैं। अपर प्राइमरी सेकेंडरी बाद में, अभी हम छोटे क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो रेशो और प्रोपोर्शन जैसा, ये तो प्याजे भी बात करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन जैसे कंसेप्ट तो बच्चे को बाद में आएंगे ना 8th 9th क्लास में, तो रेशो और प्रोपोर्शन नहीं, ये प्राइमरी एम नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हुई बात। Which one of the following should not be the aim of science education at upper primary level according to NCF 2005? According to NCF 2005 बताओ, नोट भी कौन सा एम नहीं है। NCF 2005 में क्लियरली लिखा है कि जो हमें साइंस टीच करनी है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू टू चाइल्ड होनी चाहिए, ट्रू टू साइंस होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे के लिए ट्रू होनी चाहिए, ट्रू टू लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड, लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो साइंस को वो अपनी ज़िंदगी में भी उतार देख पा रहा है, वो सिर्फ साइंस को किताबों तक रट्टा नहीं मार रहा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसने किताबों में देख ली है, उसको बता दिया गया है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये वो, और वो अपने जीवन में देख ही नहीं पा रहा उस चीज़ को, तो फिर साइंस फेल हो गई है यहाँ पर, वो ट्रू टू चाइल्ड फिर नहीं होगी। साइंस है वो ट्रू टू चाइल्ड होनी चाहिए। रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू एवरीडे एक्सपीरियंस, हाँ जी। नर्चरिंग दी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु बच्चा हो, है ना। साइंटिफिक टेम्पर, साइंस को लेकर एक दृष्टिकोण, जिज्ञासु होगा बच्चा, क्वेश्चंस कर रहा है अब, है ना। मम्मा ये बताओ, मम्मी ये बताओ, बच्चे कह रहे हैं कि ग्रहण में ना
सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो हम खाना नहीं खा सकते अभी। बच्चे कह रहे मुझे नहीं समझ में आई बात। हाँ, साइंटिफिक रीज़न बताओ इस चीज़ का। तो ये साइंटिफिक टेम्पर उसका डेवलप हो गया है। वो एवरीडे लाइफ में साइंस हर एक चीज़ को लेकर लॉजिकली बात कर रहा है, क्योंकि साइंस वाले तो वैसे भी लॉजिकली सोचते हैं, है ना। समझ रहे हो, वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं। पर प्रेजेंटिंग फैक्ट्स ऑफ साइंस टू द लर्नर, सिर्फ लर्नर्स को हमने ये फैक्ट्स एक बता दिया, ये लो होता है जी न्यूटन का, आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, हमने एक फैक्ट बता दिया, बस बताना नहीं है, उसको ज़िंदगी में उतारना है। इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात आई समझ, पढ़ लो एक बार। बात आ रही है समझ या नहीं? ठीक है, 11th का आंसर क्या आएगा, डी। मुझे हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया 11th क्वेश्चन? सर ऐप पर कुछ अपलोड नहीं हो रही। आप किसकी बात कर रहे हैं? ड्रीम SCC कौन सी क्लासेस की बात कर रहे हैं आप? क्लास वालों के मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी, वो एक किसी को करने एक दो क्लास लड़की नहीं है, पता नहीं कोई सिस्टम है क्या करना। अभी रिपोर्ट कर दूँ, ऐसे ही पढ़ूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्निशन एंड इमोशन? देखो, कोग्निशन और इमोशन के बीच में क्या रिलेशन है, हमें सबसे बेस्ट ये बताना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया कि किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बताना है, तो हम जनरल बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के सारे पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हो तो डिसीजन एबिलिटी है वो भी आपकी वीक हो सकती है। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हो, चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, थोड़ा गुस्सा है, तो उस वक्त आपके सोचने समझने की शक्ति पर भी उसका इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। कोग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशंस बट इमोशन डू नॉट इन्फ्लुएंस कोग्निशन, ऐसा नहीं कह सकते। हम एक जनरल बात यहाँ पर लिखनी है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे क्या है, इम्पैक्ट डालते हैं वो। समझ में आ रही है बात? आंसर है डी। अभी मैंने बताया इमोशनली वीक महसूस कर रहे हो तो डिसीजन लेने में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। इमोशनली अच्छे हो तो आपको डिसीजन भी बड़े अच्छे ले लोगे आप, है ना। तभी कहते हैं ना कि गुस्से में गलत डिसीजन लिया जाता है, ना लिया करो, कहते हैं नहीं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? ये देखो जी, 5E मॉडल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करता है ये क्वेश्चन PS सेट में आ चुका है। बताओ सबसे पहले क्या बात होती है यहाँ पर? पहले बच्चे क्या करते हैं, इंगेज आएगा या एक्सप्लोर? एक्सप्लोर तो बाद में करेंगे। बताओ 5E मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा? हाँ जी, पहले इंगेज, फिर एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन। इंगेज, एक्सप्लोर, फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। समझ में आ रही है बातें? नहीं? हाँ, इंगेज पहले बच्चे क्या करेंगे, अब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंगेज मतलब पहले बच्चे क्या होंगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। बच्चे क्या देखते हैं कि जो अभी आपने सीखना है और जो पुराना आपने सीखा है, ठीक है ना, एक्टिवली क्या करते हैं उसमें इंगेज होंगे लर्निंग प्रोसेस में, फिर और एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। एक्सप्लेन, क्या आपने जो सीखा है, टीचर की भी सहायता ले सकते हैं कि जो भी सीखा है वो सही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। नए नए तरीके से इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर लास्ट में जजमेंट होगी, इवेल्युएशन होगा कि आपने ठीक सीखा है या नहीं। समझ में आ रही है बातें? नहीं? ठीक है। जो इंगेज है वो एक इनिशियल फेस होता है हमारा, स्टूडेंट इंगेज होगा या नहीं। अच्छा, वो इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो भी नहीं इंगेज होगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा वो। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है। एक्सप्लोर में हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात आ गई, एक्सप्लोर करेगा, करके देखेगा चीज़ों को, ठीक है।
फिर उसके बाद एक्सप्लेन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेट करके देखेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इलेबोरेट में डीपर होएगी, एक्सप्लेन से भी ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना जब वो इलेबोरेट करेगा चीज़ों को, ठीक है, इलेबोरेट में। तो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट जब भी बात करती है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बात करती है या नहीं? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, बात आगे समझ। हाँ, टू नो अबाउट चाइल्ड्स मिसकंसेप्शन। अच्छा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर खुद भी अपने आप से फीडबैक, अपनी फीडबैक ले रहा है, मतलब फीडबैक ले रहा है बच्चों से, अपने आप को भी देख रहा है कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ाया, मेरे पढ़ाने के स्टाइल में मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, कि बच्चे को तो नहीं गलत समझ में आया, बच्चे के अंदर क्या कमियाँ रह गई। ये सब एम है हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, ठीक है। टू नो अबाउट चाइल्ड मिसकंसेप्शन, हाँ, हम जान रहे हैं ना कोई भी चीज़, हम डायग्नोज कर रहे हैं, वो भी फॉर्मेटिव में आएगा। बात आ रही है समझ। टू असेस, हम असेस कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, इसका मतलब असेस करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे कि बच्चे ने नॉलेज में क्या दिक्कत आई, बच्चा क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। पर थर्ड ऑप्शन तो कह रहे हैं बस इंट्रोड्यूस करा दो नया कंसेप्ट। यहाँ पर हम फिर इवेल्युएट क्या कर रहे हैं? हम तो खुद से पढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर नंबर सी। क्योंकि बाकी सब में हम जान रहे हैं, असेस कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट है, कौन सी नहीं। मान लो एक बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ समझ ही नहीं आया, तो मैं उस टीचिंग मेथड को चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आया भाई, तो मुझे करना पड़ेगा, मैंने फीडबैक ली ना। तो ये भी फॉर्मेटिव में आएगा। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप क्या क्या असेस कर रहे हो, आप डायग्नोज कर रहे हो, सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आएगा। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे, फिर आपकी अभी इंग्लिश की क्लास भी होगी, है ना। सॉरी, मैं आपके अभी मैसेज नहीं रीड कर पा रही, वरना मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती, मुझे पता लगता कि आपको क्या समझ में आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे अभी मैसेज शो हो रहे थे, अभी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड एप्रिसिप्शन टेस्ट, CAT, मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट वॉज गिवन बाय, बताओ किसने दिया था ये? बिलोक ने, बिलोक ने या होलांड ने? ये बताओ। चलो अभी कैसे बताओगे? बताओगे भी तो मुझे दिख नहीं रहा होगा, है ना। अच्छा, ये बताओ, ये प्रोजेक्टिव में आता है, नॉन प्रोजेक्टिव में आता है? बस इतना ही बता दो, प्रोजेक्टिव में या नॉन प्रोजेक्टिव में। हमने पर्सनैलिटी के बहुत सारे मेथड किए थे, प्रोजेक्टिव भी किए थे और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड भी किए थे। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है ना। कुछ पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है, समझ में आ रही है बात। बच्चे को उस पिक्चर को यूज़ कर कर एक स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, बच्चों के लिए बना है ये टेस्ट, समझ में आ रही है। ठीक है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। कल हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस कि अभी मेरे को आपके मैसेज क्लास में शो नहीं हुए, पर आप रिकॉर्डेड सुन लेना, ठीक है। याद रखना बस कि चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट है जो वो बच्चों के लिए बना था। कुछ पिक्चर्स आपको दे दी जाती हैं और एक बच्चों को स्टोरी टेल करने के लिए कहा जाता है कि इस पिक्चर्स के थ्रू अलग बच्चा अलग अलग कहेगा। ये प्रोजेक्टिव मेथड है, हर बच्चे की छाप पता लगेगी हमें क्या चल रहा है उसके अंदर, है ना। प्रोजेक्टिव मेथड है, ये भी याद रखना। ये सब मेथड हमने किए हुए हैं। अगर कहते हो तो मैं पर्सनैलिटी के अलग से क्वेश्चंस ले आऊँगी। मुझे लास्ट में कमेंट कर देना, यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेशन में लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको इनमें से आज कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया और कौन से क्वेश्चन आगे हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।